गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अबाउट द स्प्रिंग फोर्स, और उसमें हम लोग पढ़ चुके थे स्प्रिंग के बारे में कि स्प्रिंग फोर्स हम कैसे काउंट करते हैं, क्या करते हैं। हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे कटिंग ऑफ स्प्रिंग पर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और सॉल्व करो। यहाँ पर एम मास, यहाँ पर 2m मास, और यहाँ पर अगेन m मास। ठीक है, अब हम इस स्ट्रिंग को यहाँ से कट कर देते हैं, और हम स्ट्रिंग को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। तो हमें क्या बताना है, फाइंड द acceleration of each block after the cutting of string। ठीक है, हमें हर ब्लॉक का क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना है, क्या होगा जब हम स्ट्रिंग को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो, इस एम मास के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या रहेगा, एम जी। इक्विलिब्रियम में क्या रहेगा, इसके ऊपर क्या, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, यदि स्प्रिंग फोर्स यहाँ पर भी है तो क्या यहाँ पर भी होगा स्प्रिंग फोर्स। इसका डायरेक्शन ये, नीचे क्या इसका एम जी कितना, 2mg। इक्विलिब्रियम में यहाँ पर क्या, स्ट्रिंग का टेंशन T, यहाँ पर भी क्या T, इसका नीचे क्या mg, और यहाँ पर क्या इस स्प्रिंग का फोर्स आएगा FSP। ऐसे ही रहेगा। तो देखो यहाँ पर ये FSP1 कर देता हूँ, यहाँ पर FSP2 कर देता हूँ। तो FSP1 इज इक्वल टू क्या हो गया, mg। इक्विलिब्रियम पर FSP1 क्या हो गया, mg। अब देखो 2 kg के लिए, सॉरी 2m मास के लिए फ्री वर्ड डायग्राम बनाते हैं। ये 2m मास गिवन, नीचे इस पर क्या लग रहा है, क्या FSP1 नीचे, और 2mg ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन T। तो T इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, क्या FSP1 प्लस 2mg, यही होना चाहिए। तो FSP1 कितना है, क्या mg प्लस 2mg, कितना हो गया 3mg। बात समझ में आ गई, कितना हो गया 3mg हो गया। तो देखो अब किसके लिए, अपर वाले m मास के लिए, अब किसके लिए, अपर वाले m मास के लिए। डाउनवर्ड में क्या लग रहा है, टेंशन T, और नीचे क्या लग रहा है, क्या mg। ऊपर क्या लग रहा है, FSP2, ऊपर क्या लग रहा है, FSP2। इक्विलिब्रियम पर क्या होना चाहिए, फोर्स बैलेंस होने चाहिए। तो FSP2 इज इक्वल टू T प्लस mg, लेकिन T कितना है, क्या 3mg प्लस mg। FSP2 कितना आ गया, 4mg। FSP2 कितना आ गया, 4mg। यहाँ तक बात समझ में आया। अब हम जैसे स्ट्रिंग को क्या करेंगे, कट करेंगे। जैसे स्ट्रिंग को क्या करेंगे, कट करेंगे, तो क्या ये टेंशन फोर्स तो फिनिश हो गया, टेंशन फोर्स तो क्या हो गया, फिनिश। लेकिन उस इंस्टेंट पर क्या स्प्रिंग फोर्स फिनिश हो पाएगा, स्प्रिंग फोर्स फिनिश नहीं होगा। ठीक है, तो देखो इसे 1, इसे 2, और इसे क्या नाम दे देते हैं, 3। अब हमने जैसे ही काटा किसको, स्ट्रिंग को, तो क्या कंडीशन आएगी वो देखते हैं। तो देखो
ये m मास, यहाँ पर स्प्रिंग, यहाँ पर 2m मास, ठीक है। नीचे इसका क्या mg, ऊपर इस पर क्या लग रहा है कि FsP1, यही था। अब देखो इस पर क्या FsP1 और नीचे क्या 2mg, ठीक है। अब इस वाले मास पर देखो 1 के लिए, तो 1 के लिए तो FsP1 इक्वल टू क्या है mg। तो जैसे ही हम स्ट्रिंग को कट करेंगे, क्या अभी भी ये दोनों फोर्स बैलेंस है? अभी भी ये दोनों फोर्स क्या है? बैलेंस। और यदि ये दोनों फोर्स बैलेंस है, यदि ये दोनों फोर्स बैलेंस है, तो एक्सेलरेशन ऑफ 1 कितना हो गया? 0। एक्सेलरेशन ऑफ 1 कितना हो गया? 0। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसका? 2m मास का। 2m वाले मास के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखो कितने फोर्स हैं? 4 2m मास, डाउनवर्ड डायरेक्शन में उस पर 2mg और FsP1। अपवर्ड में देखो उसके पास कोई फोर्स है नहीं, जो टेंशन था वो तो क्या हो गया? फिनिश हो गया। तो -0 इज इक्वल टू क्या? m ए, m कितना? 2m इंटू ए, यही रहेगा। तो ये कितना आ गया? 3mg इज इक्वल टू 2m ए इज इक्वल टू क्या आ गया? 3g/2। तो जैसे ही हम स्ट्रिंग को कट किए तो 2m वाले मास का एक्सेलरेशन कितना आया? 3g/2। और डायरेक्शन क्या रहेगा? क्या? डाउनवर्ड। डायरेक्शन क्या रहेगा? डाउनवर्ड। बात समझे? अब एक और को देखते हैं जो अपर वाला m मास है। अपर वाला क्या है? m मास। वो किससे अटैच है? स्प्रिंग से। वो किससे अटैच है? स्प्रिंग से। उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या? mg। ऊपर क्या लग रहा था? FsP2। और क्या? टेंशन भी था, लेकिन टेंशन तो अब क्या हो गया? गायब। और हम FsP2 का वैल्यू कितना निकाल चुके हैं? 4mg। FsP2 का वैल्यू कितना निकाल चुके हैं? 4mg। अब इस पर लिखो m वाले मास पर, m वाले मास पर अपवर्ड में कितना है? 4mg। 4, इसे मैं थर्ड नाम दे देता हूँ, 4 थर्ड। फोर्स लिखो तो फोर्स क्या आएगा? FsP2 माइनस mg। टेंशन तो क्या हो गया? गायब। टेंशन तो क्या हो गया? गायब। FsP2 माइनस mg इज इक्वल टू क्या? m इंटू ए। FsP2 कितना है? 4mg माइनस mg इज इक्वल टू ma। तो ए कितना आ गया? 3g। ए कितना आ गया? 3g। लेकिन डायरेक्शन किधर रहेगा क्या उस इंस्टेंट पर? अपवर्ड, क्योंकि नेट फोर्स किधर की साइड रिमेन रह रहा है? ऊपर की साइड रिमेन है, तो इसलिए उस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी कहाँ होगा? अपवर्ड रहेगा। समझ में आ गया? तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करते हैं स्प्रिंग फोर्स और इसके। अब इसी के बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट द स्प्रिंग कांस्टेंट। नेक्स्ट लिखो स्प्रिंग कांस्टेंट। तो देखो हमें क्या गिवन है? एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? k। जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? k। और उसका जो लेंथ है वो कितना है? l। उसका लेंथ कितना है? l। तो हमेशा याद रखना जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके रहता है? उसका नेचुरल लेंथ के। ठीक है? तो स्प्रिंग कांस्टेंट हमेशा किसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा? उसका नेचुरल लेंथ के।
अब मुझसे बोला जाए यदि मैं इस स्प्रिंग को दो पार्ट में क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। अब मैं इसको क्या करता हूँ, स्प्रिंग को डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। स्प्रिंग को हम लोग क्या करते हैं, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। देन फाइंड न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट, न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो यदि मैं स्प्रिंग को दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ये लेंथ कितना हो गया, L/2, ये लेंथ भी कितना हो गया, L/2। इसका K डैश, इसका भी क्या रहेगा, K डैश रहेगा। तो K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, L। तो क्या मैं यहां से इस रिलेशन को लिख सकता हूं, K इंटू लेंथ इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो यदि हमें एक कोई भी स्प्रिंग गिवन है जिसे हम कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, उनके लिए हमेशा K इंटू L हमेशा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, तो जब मैंने स्प्रिंग को दो इक्वल पार्ट में क्या किया, डिवाइड किया, तो स्प्रिंग का लेंथ कितना बन गया, L/2, और नया K या स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आ गया, K डैश। तो क्या अभी भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि K डैश इंटू L/2 इज इक्वल टू क्या, प्रीवियस कितना है K इंटू लेंथ कितना है L, लेंथ कितना है L। तो क्या L से L कट गया, तो K डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, 2K। ठीक है, कितना आ गया, 2K। बात समझ में आया कि हम स्प्रिंग को कैसे कट करेंगे, क्या करते हैं, और कैसे K का वैल्यू चेंज होता है, बोलो। ठीक, अब ऐसे ही मैं बोलूं कि यदि मैंने स्प्रिंग को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मैंने एक ही स्प्रिंग लिया था जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना था, K, उसका लेंथ कितना था, L। अब मैंने इसको क्या कर दिया, स्प्रिंग को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। स्प्रिंग इज डिवाइडेड in 3 equal parts, in 3 equal parts। ठीक है, तो हर पार्ट का लेंथ कितना हो गया, क्या, L/3। और नया K क्या मान लो, K डैश मान लो सभी के लिए, नया K क्या मान लो, K डैश। लेकिन क्या अभी भी स्प्रिंग का जो कांस्टेंट के लिए कंडीशन है कि K इंटू L हमेशा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो पहले यदि हमें एक स्प्रिंग गिवन है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना K और लेंथ कितना है L, तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, KL। तो K डैश इंटू L/3, K डैश इंटू L/3 इज इक्वल टू क्या आएगा, KL। तो K डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 3K। K डैश इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, 3K। बात समझ में आई। अब ऐसा ही हमसे कोई बोले कि यदि मैंने स्प्रिंग को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो नया K क्या बन जाएगा, क्या डायरेक्ट लिख दोगे कि n के फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हो कि नया क्या बन जाएगा, n के। तो लिखो, इफ स्प्रिंग इज डिवाइडेड, इफ spring is divided in n equal parts, then new spring constant for each spring become Nk, ठीक है। तो यदि एक स्प्रिंग को n इक्वल पार्ट में हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो नया स्प्रिंग कांस्टेंट हर स्प्रिंग के लिए कितना बन जाएगा, Nk। ये तो सिंपल था कि हमने सबको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया।
अब यदि कोई हमसे बोल दे कि यदि हम स्प्रिंग को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करते, अब हम एक ही स्प्रिंग को अलग अलग, मैं सपोज करता हूँ मैं 1:2 में डिवाइड कर दूँ, 2:3 में डिवाइड कर दूँ, 3:5 में डिवाइड कर सकता हूँ। तो बहुत सारे रेशियो हैं जिनमें हम स्प्रिंग को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो नेक्स्ट लिखो, इफ स्प्रिंग इज डिवाइडेड, if spring is divided in m/n, यदि हम स्प्रिंग को किस रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, m/n, ठीक है, then find new spring constant for each spring, new spring constant for each spring। तो देखो एक स्प्रिंग था जिसका लेंथ कितना है L। अब मैंने इसे क्या किया, m/n में डिवाइड कर दिया, m/n में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यदि मैंने इसे m/n में डिवाइड कर दिया तो लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट कितना होगा, क्या होगा, m/m+n इंटू L, m/m+n इंटू L, यही होगा। क्योंकि मुझे पहले क्या फाइंड आउट करना होगा कि टोटल को कितने में डिवाइड किया, m/n में, तो मुझे वो निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट का लेंथ क्या मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, ऐसे ही क्या मैं लेंथ ऑफ सेकंड पार्ट भी निकाल सकता हूँ, लेंथ ऑफ सेकंड पार्ट भी निकाल सकता हूँ। ये कितना होगा कि n/m+n इंटू L, ठीक है, यही होगा n/m+n इंटू L। तो क्या स्प्रिंग के लिए हमेशा k इंटू L तो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। स्प्रिंग के लिए हमेशा k इंटू L क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो जब स्प्रिंग के लिए k इंटू L हमेशा कांस्टेंट रहेगा, अब हमें हर पार्ट का लेंथ पता है, तो क्या हम हर पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल सकते हैं, हर पार्ट का क्या निकाल सकते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो फॉर फर्स्ट पार्ट क्या होना चाहिए, क्या उसके लिए मैं मान लेता हूँ k1, उसके लिए k क्या मान लेता हूँ, k1 इंटू उसका लेंथ कितना है, क्या m/m+n इंटू L इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, क्या k इंटू L होना चाहिए, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, k इंटू L, क्या L से L कैंसिल आउट, तो k1 इज इक्वल टू क्या आ गया, क्या m+n/m इंटू k, ठीक है, हो गया। ऐसे ही मैं क्या सेकंड पार्ट के लिए भी निकाल सकता हूं, ऐसे ही मैं किसके लिए निकाल सकता हूं, सेकंड पार्ट के लिए। तो सेकंड पार्ट के लिए के क्या मान लो, k2 इंटू लेंथ कितना उस पार्ट का, n/m+n इंटू L इज इक्वल टू क्या k इंटू L। तो यहाँ से k2 इज इक्वल टू क्या आ गया, m+n/n इंटू k, ठीक। अब हमसे कुछ भी बोला जाए कि मैं बोल दूं यदि स्प्रिंग इज कट in 2:3 then find spring constant for shorter part। तो क्या निकाल सकते हो, जिसका लेंथ कम होगा उसका क्या स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा रहेगा, जिसका लेंथ क्या होगा, कम होगा, उसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो लेंथ किसका कम है, क्या 2 वाले का, तो स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला m+n अपॉन m। तो k1 इज इक्वल टू क्या आ गया, m+n कितना 5,
अपॉन एम कितना 2 इंटू के। ऐसे ही K2 निकाल सकते हो, m प्लस एन कितना 5 अपॉन एन कितना 3 इंटू के। तो कौन सा शॉर्टर पार्ट का हमेशा K क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो 5/2 क्या है ज़्यादा है। तो ये किसके लिए हो गया, शॉर्टर के लिए, और ये किसके लिए हो गया, लॉन्गर के लिए। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट थोड़ा सा स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में और पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। क्या पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग पढ़ेंगे। उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो सब सॉल्व करने हैं। तो चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।